नमस्कार के पक्ष में तो आ नहीं रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर बीएमसी चुनाव के बाद जो हालात बने हैं वह बहुत चौंकाने वाले हैं, और जिस तरह से हालात बने हैं वह भी चौंकाने वाले हैं। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी से बहुत बातचीत करने की कोशिश जो एकनाथ शिंदे ने की, 3-4 मर्तबा शिवसेना के लोग या एकनाथ शिंदे दिल्ली आए, कहे कि भाई 2.5 साल के फार्मूले पे काम कर लेते हैं, 2.5 साल आप मेयर रह जाओ और 2.5 साल हम रह जाए, 2.5 साल सीएम की कुर्सी हमें दे दो, 2.5 साल आप ले लो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो स्वयं खुद ही राज करना चाहती है उसने साफ इंकार कर दिया, और इंकार कर दिया तो अब कब तक कोई बर्दाश्त करेगा? बर्दाश्त की भी एक सीमा होती है, हर कोई नीतीश कुमार तो है नहीं। अब एकनाथ शिंदे ने आओ देखा न ताव देखा, अजीत पवार से बात कर लिया। अब आप दर्शक सोचेंगे कि अजीत पवार का तो बीएमसी में है कोई नहीं, लेकिन अजीत पवार और एकनाथ शिंदे मिल करके महाराष्ट्र की सरकार भाजपा की गिरा सकते हैं, और एक अजीत पवार और एकनाथ शिंदे मिल करके दिल्ली की सरकार हिला सकते हैं। यही महत्वपूर्ण है कि जो भारतीय जनता पार्टी के लिए लेने के देने पड़ रहे हैं। अब अभी तक महाराष्ट्र के अंदर 2 गठबंधन था, एक एनडीए गठबंधन जिसको महायुति कहा जा रहा था, और एक इंडिया गठबंधन जिसको महाविकास आघाड़ी कहा जा रहा था। महाराष्ट्र के अंदर सब कुछ ठीक चल रहा था। विधानसभा चुनाव के वक्त भी एकनाथ शिंदे को सीएम न बनाकर देवेंद्र फडणवीस बने, चूंकि भाजपा का सीट ज्यादा था, लेकिन नजरअंदाज कर दिया गया, कहा कुछ और गया, कर कुछ और दिया गया। अब बीएमसी चुनाव ने सारे पोल पट्टी खोल करके ऊपर ला दिए, और जो अभी तक एकनाथ शिंदे के साथ भारतीय जनता पार्टी ने किया, अब एकनाथ शिंदे उसे आईना दिखा रहे, वह दबने को तैयार नहीं है। ऐसे में देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि एकनाथ शिंदे के पार्षद हमारे संपर्क में हैं, और लेकिन एकनाथ शिंदे के पार्षद देवेंद्र फडणवीस के संपर्क में आ गए। अभी तो आए हैं देवेंद्र फडणवीस विदेश यात्रा से, वो तो थे नहीं, लेकिन लोग थे उनके, इससे इंकार नहीं कर सकते, और भाजपा हैंडल दिल्ली से होती है। लेकिन एकनाथ शिंदे, अब दर्शक जरा ध्यान से इसे समझिए, एकनाथ शिंदे के पार्षद जब एकनाथ शिंदे के ऊपर प्रेशर दे रहे थे कि आप भाजपा का समर्थन करोगे तो हम आपको छोड़ के उद्धव ठाकरे के पास चले जाएंगे, वह भाजपा को कैसे समर्थन देंगे? सवाल ही नहीं उठता। ऐसे में देवेंद्र फडणवीस के दावों में सच्चाई तो नजर नहीं आती, लेकिन कहते हैं कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स एक ऐसा हथियार भाजपा के पास है जिससे कोई भी दब जाता है और बात मानने को मजबूर हो जाता है। वह कितना कारगर होगा यह वक्त बताएगा। लेकिन देवेंद्र फडणवीस को मेयर बनाने के लिए 29 चाहिए, यानी कि एकनाथ शिंदे की पूरी पार्टी को लेके जाना पड़ेगा, पूरे पार्षदों को, तब बना पाएंगे। लेकिन इंडिया गठबंधन जो महाविकास आघाड़ी है उसे मात्र 8 पार्षद चाहिए। तो भाजपा से आसान इंडिया गठबंधन का है मेयर बनना। अब ऐसे में लड़ाई फंस गई है। अब अजीत पवार और एकनाथ शिंदे ने कहा कि हम साथ आएंगे और महागठबंधन बनाएंगे। अब महागठबंधन बनाएंगे तो एनडीए से समर्थन वापस लेंगे, तभी तो बनाएंगे। और अजीत पवार ने पहले ही कह दिया था कि हम नहीं रहेंगे। अब दूसरी चीज, जो अजीत पवार अगर शरद पवार के पास जा रहे हैं और एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे के पास जाएंगे, तो 1 हफ्ता पहले ही अभी संजय राउत से पूछा गया था कि एकनाथ शिंदे घर वापसी करते हैं तो उद्धव ठाकरे मान जाएंगे, माफ कर देंगे? तो संजय राउत ने कहा था एकनाथ शिंदे को कभी माफ नहीं करेंगे। लेकिन कहते हैं कि राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है, राजनीति के अंदर कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, और वक्त के साथ साथ वादे भी बदल जाते हैं। तो एकनाथ शिंदे भी अब उसी लाइन में आ गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ का, हम लोग महाराष्ट्र पे आएंगे मुख्य मुद्दों पर, योगी आदित्यनाथ की सीएम की कुर्सी अब दांव पर लग गई है। अब सीएम की कुर्सी बचना पॉसिबल नहीं लग रहा है, क्योंकि
मोदी और शाह के हाथ में जो शिकंजा कसा है अब योगी का, शंकराचार्य के बहाने, जो अभी तक नहीं कर पाए, जो मौका नहीं मिल रहा था, शंकराचार्य के इस संग्राम ने वह मौका दे दिया। अब ब्रजेश पाठक को सीएम बनाने की बात चल रही है और केशव प्रसाद मौर्य बीच में मौके की तलाश में है। केशव प्रसाद मौर्य शंकराचार्य से माफी मांग रहे हैं और जांच की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं उन अफसरों को छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन जो बैठक अमित शाह के साथ हुई है केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक का, कहा जा रहा है कि योगी को पूरी तरह से निपटाने के लिए व्यवस्था हो गई है और पंकज चौधरी जो अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं उत्तर प्रदेश के, जो गोरखपुर से ही आते हैं, वह अब योगी का नाम भी नहीं लेते। योगी बैठे रहते हैं, पूरा भाषण समाप्त हो जाता है, लेकिन योगी का नाम नहीं लेते। यानी कि योगी को पंकज चौधरी कभी भी निपटा देंगे और यह चीज प्रदेश अध्यक्ष हटा सकता है, उन्हें पार्टी से निकाल सकता है, इतना पावर है। नितिन नवीन जो नए बने हैं, हालांकि उनकी हिम्मत तो कभी नहीं हो पाएगी, लेकिन वह चाहे तो नरेंद्र मोदी को हटा सकते हैं, पार्टी की सदस्यता से हटा देंगे, वह एक झटके में प्रधानमंत्री से इस्तीफा देना पड़ जाएगा। तो यह पावर होता है। लेकिन नितिन नवीन 7 जन्म भी ले लेंगे तो यह नहीं इस्तेमाल कर पाएंगे, लेकिन पंकज चौधरी से यह करवाया जाएगा। कौन करवाएगा? जिसने उन्हें अध्यक्ष बनाया, यानी कि मोदी और शाह। अब आरएसएस का इसमें क्या योगदान होगा मैं नहीं जानता, क्योंकि आरएसएस का पाखंड तो अब शंकराचार्य ने खोल ही दिया, मोदी का भी पाखंड। अब इसमें 2 रास्ते निकलते हैं। क्या भाजपा को यह नहीं पता कि योगी को अगर हम निपटाएं तो उत्तर प्रदेश से निपट जाएंगे? क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव भाजपा ने जो 63 सीटें, 75 सीटें, 70 सीटें आ रही थी उसकी लोकसभा की, वह 33 सीटों पर आ गई सिर्फ योगी की नाराजगी से। लेकिन योगी की बात नहीं सुनी गई, योगी को दरकिनार किया गया तो योगी ने निपटा दिया। लेकिन 33 पर रखा। अगर योगी चाहते तो इनको नील कर देते, नरेंद्र मोदी भी चुनाव हार जाते। लेकिन इस वक्त योगी को हटाने से केंद्र के ऊपर सीधा प्रभाव पड़ेगा। जो भाजपा सोच रही है कि योगी को हटा दे और ब्रजेश पाठक को बना दे, तो योगी दिल्ली नहीं आने वाले हैं, क्योंकि उनका एक स्टेटमेंट है जो मीडिया को आधिकारिक रूप पे उन्होंने इंटरव्यू करके दिया था। और आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में स्क्रिप्ट तैयार करके इंटरव्यू दिया जाता है। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ से पत्रकार पूछता है कि आप दिल्ली जाएंगे, तो वह कहते हैं कि मैं गोरखपुर जाना पसंद करूंगा। पत्रकार फिर रिपीट करता है कि अगर आप को दिल्ली में पद दिया जाए तो सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देकर दिल्ली जाएंगे? तो कह रहे हैं मैं गोरखपुर जाना पसंद करूंगा, लेकिन दिल्ली नहीं। और मोदी शाह उन्हें दिल्ली ला करके वहां ब्रजेश पाठक या केशव प्रसाद मौर्य को बैठाना चाहते हैं। अब ऐसे में योगी आदित्यनाथ को मालूम है कि दिल्ली आएंगे तो क्या हर्ष होगा उनका, न घर के न घाट के, कहीं के नहीं रहेंगे। शिवराज सिंह चौहान का क्या हाल है, नितिन गडकरी का क्या हाल है, राजनाथ सिंह का क्या हाल है। जब सीनियर्स नेता का यह हाल है तो योगी आदित्यनाथ से तो चुन चुन करके बदला लेगी मोदी शाह की जोड़ी। तो अब योगी आदित्यनाथ भी इसे निपटाएंगे। हम लोग इस पर फिर चर्चा, अभी विश्लेषण में चर्चा करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश ने चल दिया चाल, बिहार से दिल्ली तक बवाल मच गया है पूरा। आज 26 जनवरी का दिन है, लेकिन बवाल कटते जा रहा है। हालांकि नीतीश कुमार ने यह फैसला कर लिया है कि वह निशांत को लाएंगे, लेकिन निशांत को लाने के पहले कुछ लोगों को निपटाएंगे, जिसमें ललन सिंह और संजय झा हेड लिस्ट पे हैं। बार बार इन्हीं की चर्चा हो रही है। अब यह नाम तो नहीं आया है कि ललन सिंह और संजय झा को निपटाया जाएगा, लेकिन क्लीन जेडीयू होगा। जेडीयू से स्लीपर सेल जो है वह क्लीन किए जाएंगे। निशांत के आने के पहले पार्टी के अंदर एक ऐसी गोलबंदी की जाएगी, ऐसे लोगों को बिठाया जाएगा जिस घेरे को पार करके निशांत तक
भारतीय जनता पार्टी न पहुंच पाए। और ललन सिंह सोचते हैं कि ललन सिंह उनके साथ रहे, जो नीतीश कुमार उनको नहीं देना चाहते। और संजय झा, क्योंकि यह दोनों पूरी तरह से भाजपाई हो चुके हैं, उसी की बोल बोल रहे हैं, लेकिन इन्हें अंदर लाने के लिए बहुत प्रयास और कोशिश चल रहा है। लेकिन नीतीश कुमार जिस तरह से काम कर रहे हैं और जिस तरह से अब तेजस्वी यादव को कमान मिल गया, कांग्रेस ने आरजेडी का साथ छोड़ दिया और अकेले बिहार में निकल पड़ी है, पूरी कार्यकारिणी को बदल रही है। और पप्पू यादव ने कहा था कि आरजेडी का साथ छोड़ना पड़ेगा कांग्रेस को मजबूत होना है तो। और पप्पू यादव को बहुत अहमियत कांग्रेस देती है, चुनाव के वक्त भी दी, जो लालू प्रसाद यादव नहीं चाह रहे थे। और पप्पू यादव सच बोल रहे थे कि लालू प्रसाद यादव भाजपा के दबाव में आ जाएंगे, और आगे लैंड फॉर जॉब के मामले में पूरा परिवार फंसा हुआ है। ईडी का शिकंजा कसा, पीएमएलए कोर्ट में रेगुलर सुनवाई हो गई, जेल जाने की नौबत आ रही है। हालांकि तेजस्वी यादव उसमें नहीं है, नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह उस वक्त नाबालिग थे। लेकिन कहते हैं भाजपा को कुछ भी नहीं देखना है, आपको बदनाम करना है, फंसा देगी, बाद में कोर्ट से आप छूट जाइए। लेकिन कोर्ट ने भी तो कह दिया कि उनके ऊपर सुनवाई होगी। कोर्ट ने उन्हें ऐसा नहीं कि उन्हें छोड़ दिया है, बोला ना ना इनकी भी सुनवाई चलेगी। तब तो फंसे हुए अब। तभी तेजस्वी यादव यह कहे, कार्यकारी अध्यक्ष जब उनको जिम्मेदारी लालू प्रसाद यादव ने दी है, तो तेजस्वी यादव ने कहा है हमें जेल में डालना है, डाल दो जेल में, लेकिन अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। इसका मतलब अभी तक पीछे हट रहे थे, लोकसभा चुनाव में पीछे हटे, विधानसभा चुनाव में पीछे हटे, जिससे वजह से महागठबंधन का समीकरण बिगाड़ दिया, कांग्रेस को भी कमजोर कर दिया। इसका मतलब यह ना कह रहे कि अब नहीं झुकेंगे, इसका मतलब अभी तक झुक रहे थे ना तेजस्वी यादव, इसका मतलब तो यही हुआ। तो ऐसे में अब जेल जाने से नहीं डरेंगे, कह रहे अच्छी बात है, नहीं डरना चाहिए। राहुल गांधी कहते तो हैं डरो मत, हेमंत सोरेन नहीं डरे, तो आज हेमंत सोरेन आज भी सीएम है और मुंह की खाई भारतीय जनता पार्टी। तो राहुल गांधी तो नहीं डरते, कहते हैं डाल दो हमें जेल में, हम तो जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन भाजपा क्यों नहीं डाल रही है? क्योंकि जब सामने वाला नहीं डर रहा है तो डराने वाला डर रहा है, और उसके डर से ये लोग बिल में भाग जाते हैं। राहुल गांधी की रैलियों को क्यों परमिशन नहीं दिया जा रहा है? क्यों नहीं दे रही भाजपा? क्या लीडर ऑफ ऑपोजिशन रैली नहीं कर सकता है? विपक्ष रैली नहीं करेगा? अब उत्तर प्रदेश के अंदर 31 मार्च तक 30 रैलियां होनी है, राहुल गांधी की और प्रियंका गांधी की, और अखिलेश यादव भी शामिल होंगे। समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर के कांग्रेस रैली करने जा रही है, प्रायोजित कांग्रेस कर रही है, आयोजित उसको। अब पूरी तरह से सारे समीकरण बन गए कि कहां कहां किया जाएगा। अब ऐसे में नीतीश कुमार क्लीन कर रहे हैं और निशांत कुमार को ला करके, और नीतीश कुमार उनके इर्द गिर्द ऐसे मजबूत लोगों को बैठाएंगे जो बिकाऊ ना हो, टिकाऊ हो और मजबूत हो, डरपोक ना हो और किसी के हाथों में खेल ना रहे हो, जैसे ललन सिंह और संजय झा खेल रहे हैं। फिर आएंगे बिहार पर। लेकिन कांग्रेस अब सबक सिखाएगी मोदी सरकार को। कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन को बाय बाय करने के बाद जब एकल चलो की, तो सभी के कान खड़े हो गए हैं। अब नीतीश कुमार भी इंडिया गठबंधन में आएंगे तो कांग्रेस की गारंटी चाहिए उनको। अब आ रहे हैं चंद्रबाबू नायडू, तो भी कांग्रेस की गारंटी चाहिए उनको। तो अब कांग्रेस की अहमियत अब सबको समझ आए कि कांग्रेस के बगैर तो किसी गठबंधन का सपना भी नहीं देख सकते। लेकिन कांग्रेस अकेले चल रही है और यूपीए 3 का गठन करेगी। जो यूपीए गवर्नमेंट मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी उसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष थी यूपीए के गठबंधन का, और कई पार्टियों को मिलाकर के गठबंधन बना था। उसमें स्टालिन की भी पार्टी थी, उसमें लालू प्रसाद यादव की भी थी, अखिलेश यादव भी थे, शरद पवार भी थे। अब उस यूपीए का ही गठबंधन फिर बनेगा और बाकी गठबंधन करना होगा तो वह कांग्रेस के शर्तों पर करना पड़ेगा लोगों को। अब यूपीए के तहत अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ लड़ेंगे उत्तर प्रदेश में। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन नहीं टूट रहा है, समाजवादी पार्टी का गठबंधन पुराना है यूपीए गवर्नमेंट का।
चाहे मुलायम सिंह यादव और अमरनाथ ने मनमोहन सिंह की सरकार एक बार बचाई भी थी, तो गठबंधन चलेगा। और जो छोटलिए नेता थे निचले स्तर के, जो कह रहे थे कि कांग्रेस नहीं लड़ेगी, 200 403 सीटों पर लड़ेगी, जी नहीं, राहुल गांधी और अखिलेश यादव के साथ सभाएं होंगी बिहार और उत्तर प्रदेश के अंदर। यही काम अगर तेजस्वी यादव किए होते तो आज तेजस्वी यादव का यह हाल न रहा होता। और इसी के तहत, रणनीति के तहत होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में सारे व्यवस्थाएं। अब कार्यक्रम की शुरुआत हम महाराष्ट्र से करते हैं कि एकनाथ शिंदे ने एनडीए गठबंधन तोड़ दिया, बनेगा नया गठबंधन। अब महागठबंधन बनाने जा रहे हैं एकनाथ शिंदे और अजीत पवार। जैसा मैंने कहा कि महाराष्ट्र में बीजेपी से शिंदे ने गठबंधन तोड़ दिया, बन गया बीएमसी में महागठबंधन। अब बीएमसी ही नहीं, महाराष्ट्र की सरकार भी अब संकट में आ गई, क्योंकि एकनाथ शिंदे अब समझौता करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं बच रहा है, और बीएमसी खो दिया तो उनके पास कुछ बचेगा नहीं। अब एकनाथ शिंदे और अजीत पवार मिल करके दोनों महागठबंधन बनाएंगे, और दोनों ही घर वापसी भी कर सकते, इसकी भी संभावना है। लेकिन महागठबंधन बना करके इंडिया गठबंधन के साथ, यानी कि महाविकास अघाड़ी के साथ वह सरकार बनाएंगे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो गिरनी पड़ेगी, फिर तब तो गिर जाएगी महाराष्ट्र के अंदर। बीएमसी तो छोड़िए, बीएमसी तो भारतीय जनता पार्टी अपना मेयर बना ही नहीं सकती एकनाथ शिंदे के बगैर, और भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे का मेयर बनाने के लिए किसी भी कीमत पर तैयार ही नहीं है। कह रहे, वो तो साफ कह रहे कि हम शिवसेना का मेयर नहीं बनाएंगे, हम विपक्ष में बैठना मंजूर है, हमें विपक्ष में बैठेंगे, लेकिन हम एकनाथ शिंदे का मेयर नहीं बनाएंगे। तो और इसके बाद में देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे के लोग हमारे संपर्क में हैं। तो आप दर्शक ही सोचिए कि एकनाथ शिंदे के 29 पार्षद हैं और भारतीय जनता पार्टी को मेयर बनाने के लिए 29 के 29 चाहिए, क्योंकि 227 में 114 का बहुमत है बीएमसी के अंदर। भारतीय जनता पार्टी के पास 89 ही है, तो 89 ही है और 29 ही उनके पास है, तो बहुमत के आंकड़े से 3 ही तो ज्यादा हो रहे हैं, तो 29 को 29 तोड़ना पड़ेगा। एकदम 114 पे तो आप बना नहीं सकते, तो 29 के 29 तोड़ने पड़ेंगे। तो 29 तोड़ने पड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी को, तो पूरा शिवसेना तो उनके पास जाएगा नहीं। और जाना होता अगर, जैसा देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हमारे संपर्क में है, तो एकनाथ शिंदे को होटल ताज में जब 29 सांसदों को रखा गया था, तो उन सांसदों की शर्त तो यही थी कि आप अपना मेयर बनाइए, हम आपके साथ हैं। आपने भारतीय जनता पार्टी के मेयर के लिए अगर सपोर्ट किया तो हम आपको छोड़ के घर वापसी कर जाएंगे, उद्धव ठाकरे के पास चले जाएंगे। इस बात की पुष्टि अखबारों में भी हुई, खबरों में भी छपी, और संजय राउत उद्धव ठाकरे ने भी बयान दिया था कि एकनाथ शिंदे के पार्षद हमारे संपर्क में हैं। कहा था, मैंने भी अपने कार्यक्रम में कई बार आप दर्शकों को बताया था। अब ऐसे में, इन हालातों में वह पार्षद कैसे भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में आ सकते हैं? ठीक है, मैं मान लिया कि आ गए हैं, लेकिन पूरे के पूरे चले जाएंगे ऐसा तो संभव नहीं। मैं यह कह रहा हूं कि जो नहीं जाने के लिए तैयार हैं, ठीक है, आप ईडी सीबीआई या प्रशासन का खौफ डर दिखा करके, जेल में डालने की धमकी दे करके आप उनको तोड़ के लेके जा सकते हो। जैसे शिंदे को लाए थे वैसे उन्हें भी लेके जा सकते हो, लेकिन शिंदे तो उसके डर से भी, और पैसे भी मिले थे, 50 खोखे एकदम ओके का नारा लगा था। अब कितनी सच्चाई है भगवान जाने, लेकिन यह तो हर कोई कह रहा है, इसका खंडन तो कभी नहीं हुआ। तो ऐसे में 29 को 29 तो जाएंगे नहीं, और 29 को 29 जाएंगे नहीं तो आप बना नहीं पाएंगे। और उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि हमारे संपर्क में है। अब यह कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे को महाविकास अघाड़ी यानी कि इंडिया गठबंधन को सिर्फ 8 पार्षदों की जरूरत है। तो आप अगर 20 ला भी लिए
और 8 उधर चले गए, तो आपके तो नहीं बनेंगे, इंडिया गठबंधन की ही बनेंगे। यानी कि देवेंद्र फडणवीस के दावे में दम नहीं है, झूठी अफवाह है। यानी कि देवेंद्र फडणवीस जो कह रहे हैं कि हम एक नाथ शिंदे के नहीं बनाएंगे, बल्कि हम विपक्ष में बैठना हमें मंजूर है, इसका मतलब बनाने जा रहा है कौन? वह उद्धव ठाकरे के शिवसेना। अब तो इसका क्या तात्पर्य है कि एक नाथ शिंदे अब महागठबंधन बनाने जा रहे हैं अजीत पवार के साथ? इसका मतलब यह है कि कई नगर निगमों में एक नाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ करके मेयर बनाए हैं, जैसे डोंबिवली कल्याण में, जैसे और भी बाकी कई जगहों में एनडीए गठबंधन छोड़ दिए, वह महाविकास आघाड़ी के साथ मिलकर के बना रहे। अब जब बीएमसी के अंदर समीकरण नहीं बन रहा है, तो वह अजीत पवार और एक नाथ शिंदे दोनों को भारतीय जनता पार्टी दिक्कत है, क्योंकि दोनों को तोड़ने का और विलय करने का प्रेशर देती है। तो ऐसे में यह दोनों मिलकर महागठबंधन बनाने जा रहे हैं, और महागठबंधन बना करके यह घर भी वापसी कर सकते हैं, और नहीं वापसी कर रहे हैं तो महागठबंधन रहेगा, लेकिन महाविकास आघाड़ी से ही, अपने घर से ही गठबंधन करेंगे, यानी कि भाजपा का साथ छोड़ देंगे। यानी कि महाराष्ट्र में 3 गठबंधन हो जाएगा, एक एनडीए और एक महागठबंधन, एक महाविकास आघाड़ी यानी कि इंडिया। तो इन 3 गठबंधनों में भारतीय जनता पार्टी का जो एनडीए गठबंधन है वह अलग थलग नहीं पड़ेगा क्या? ध्यान दीजिए, महाविकास आघाड़ी यानी कि शरद पवार, उद्धव ठाकरे, कांग्रेस, 3 लोगों का गठबंधन है। महागठबंधन एक नाथ शिंदे बना रहे, तो अजीत पवार और एक नाथ शिंदे महागठबंधन, और एनडीए भारतीय जनता पार्टी तो अकेली रह गई। एनडीए कहे या भाजपा कहे, क्या कहे, क्योंकि और कोई तो कई लोग हैं लेकिन उनके विधायक तो नहीं है ना, तो भाजपा तो अकेली पड़ गई। ऐसे में भाजपा की सरकार तो गिर जाएगी, यानी कि फिर इंडिया गठबंधन की सरकार महाराष्ट्र में बनने जा रही है, और बीएमसी में भी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को लेने के देने पड़ रहे हैं। अब दूसरी तरफ योगी की कुर्सी, सीएम की कुर्सी संकट में आ रही है, लेकिन महाराष्ट्र में सरकार एनडीए की गिर जाएगी। अगर इस पर जरा समय रोशनी डाल दो, फिर योगी पे आते हैं। महाराष्ट्र में सरकार एनडीए की गिर जाएगी अगर, तो एक नाथ शिंदे पवार ने जो नया गठबंधन बनाने का योजना बनाई है और जो बातें चीत हो रही है, तो भारतीय जनता पार्टी को बाय बाय करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी को बाय बाय अगर करते हैं एक नाथ शिंदे और अजीत पवार, तो महाराष्ट्र में ही थोड़ी करेंगे, दिल्ली में भी करेंगे। तो इनके राज्यसभा सांसद और लोकसभा सांसद भी तो इनसे दूर होंगे, और 27 में राष्ट्रपति का भी चुनाव है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली तक हिल रही है। दूसरा पहलू, आगे हम चर्चा इस पर करेंगे, बड़ी ध्यान दीजिएगा इस पर। और दूसरा तरफ योगी, अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर, आप दर्शकों को मैंने एक कार्यक्रम में बताया था कि नितिन गडकरी ने एक बयान दिया था कि सीनियर नेताओं को अपनी इज्जत बचाने, नितिन नवीन जब राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए तब उनका बयान आया था कि अगर अपनी इज्जत बचानी है तो भाजपा से इस्तीफा दो और मार्गदर्शक मंडल में चले जाओ, नहीं तो बची हुई इज्जत भी चली जाएगी। यह संकेत नितिन गडकरी ने अपने लिए भी, शिवराज सिंह चौहान के लिए, राजनाथ सिंह के लिए, हेमा मालिनी को, और भी कई नेता, सीनियर नेताओं को यह संकेत दिया था, जो इसके नाम आप नहीं जानते, जो पर्दे पर नहीं आ पा रहे हैं, पर्दे के पीछे हैं। क्योंकि यहां तो जो टीम बैठी हुई है मंत्रालय का, वह सब प्रायोजित है। वो लोकसभा चुनाव जीत के आए हुए लोग नहीं है, राज्यसभा के जरिए उन्हें जबरदस्ती लाया गया है। चाहे निर्मला सीतारमण ले लीजिए, चाहे बाकी के लोगों को ले लीजिए, यह चुनाव जीत के थोड़ी आया है। ना ना ना, यह तो बनाए गए हैं। जो चुनाव जीत के आए उनको तो आप देख ही नहीं पा रहे हैं, जो चिंतित है बार बार कि हमारे पार्टी को हमने खड़ा किया, डंडा झंडा सब लेकर के चल के सत्ता तक पहुंचा है, और हम ही को नजरअंदाज कर रहे। उन लोगों को नसीहत है नितिन गडकरी का कि अभी वक्त है, इज्जत बचा लीजिए, छोड़िए अब लालच। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए अंडर खरमंडल है। उसमें से बहुत सारे सांसद जो नाराजगी चल रहे, आज तक
संसदीय दल की बैठक मोदी ने नहीं बुलाई। दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ को सीएम की कुर्सी जो संकट में आई है, शंकराचार्य का जो मामला चल रहा है, वह शंकराचार्य का मामला योगी आदित्यनाथ माफी मांगने को तैयार नहीं है। और केशव प्रसाद मौर्य गए थे मिलने के लिए। अब ब्रजेश पाठक जो डिप्टी सीएम है, दो डिप्टी सीएम है, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, या योगी आदित्यनाथ के नहीं, या अमित शाह के लोग हैं। कहे जाते हैं कि अमित शाह के लोग हैं। अभी इसमें बटा भी रहता नहीं, या इनके लोग हैं वह उनके लोग हैं, तो यह अमित शाह के लोग हैं। अब योगी आदित्यनाथ को हटा करके ब्रजेश पाठक पर दांव खेलेगी भाजपा। और जिस योगी आदित्यनाथ को 2024 लोकसभा चुनाव में हटाना चाहती थी और नहीं हटा पाई थी, उसके बाद क्योंकि योगी आदित्यनाथ को हटाने की कोशिश कर रही थी, तो योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में इनको हैसियत दिखा दिया कि 33 पे आके सिमट गए, अयोध्या भी हार गए पूरी तरह से। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ को हटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन योगी दिल्ली की सुनते ही नहीं, रिमोट से नहीं चलते, वह अपना गाथा गाते हैं, अपनी ताकत दिखाते हैं। तो ऐसे में हटाने का एक मौका शंकराचार्य के बहाने भाजपा को मिल गया है। और जब भाजपा को शंकराचार्य के बहाने मौका मिल गया है, तो अब भाजपा उन्हें छोड़ना नहीं चाहती। आप दर्शकों को मैं बता दूं, मार्च तक योगी आदित्यनाथ हटा दिए जाएंगे, उसके पहले हटा दिए गए तो आप दर्शक आश्चर्यचकित मत होइएगा। इसीलिए शंकराचार्य के आंदोलन को तूल दिया जा रहा है, इसमें भी भाजपा का साथ है। लेकिन मोदी शाह तूल दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, लेकिन अगर इनके लोग जा रहे हैं तो योगी के लोग भी वहां जा रहे हैं। योगी ने भी अपनी एक टीम खड़ी कर दी है, जो पूर्वांचल में तो पूरी तरह से गायब हो जाएंगे यार लोग, और बाकी पश्चिमी यूपी में तो वैसे ही खत्म हो गए हैं। संजीव बालियान को तो इतनी बुरी तरह से मुजफ्फरनगर से सपा ने हरा दिया। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी दो राहे पर खड़ी है। योगी आदित्यनाथ को रख रही है साथ में, तो झेल नहीं पा रही है, फिर योगी आदित्यनाथ इनकी नहीं सुनेंगे, ब्रजेश पाठक सुनेंगे, और हटा दे रही है तो योगी आदित्यनाथ के लोग भी सक्रिय हो गए हैं, हिंदू या वाहिनी भी उनकी सक्रिय हो गई है, और एक योगी के वर्चस्व को चाहने वाला एक अलग टीम खड़ी हो गई है, जिसमें ठाकुर भी मोदी शाह का विरोध कर देंगे। ऐसे में हिंदुत्व का चेहरा भी सामने आ गया है और पार्टी की बगावत भी खुल करके सामने आ गई है। लेकिन योगी आदित्यनाथ की छुट्टी अब तय मानी जा रही है कि अब तो छुट्टी हो जाएगी, अब यह गुजरात लाबी छोड़ेगी नहीं, और योगी आदित्यनाथ भी इस बात को जान रहे हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ माफी मांगने को तैयार नहीं है, क्योंकि वह जानते हैं कि आगे का भविष्य बस खत्म है। अब ऐसे में थोड़ा उलझा हुआ तो मामला है, वक्त बताएगा कि क्या होगा, वह देखा जाएगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ बड़ी फूक फूक करके कदम रख रहे हैं, और केशव प्रसाद मौर्य खुद सीएम बनने के लिए चांस ढूंढ रहे हैं। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य को बनाना आसान नहीं होगा, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य अपनी सीट भी हार जाते हैं, नहीं जीत पाते हैं। इसलिए वह कितना दमदार होंगे, कितना सबको एकजुट कर पाएंगे, इसमें शक है। लेकिन ब्रजेश पाठक एक ब्राह्मण पर दांव खेलने के लिए और हिंदुत्व के नारे को बुलंद करने के लिए ब्रजेश पाठक थोड़ा कारगर साबित हो सकते हैं भाजपा के अनुसार। वैसे उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण इतने बेवकूफ नहीं है और इतने नासमझ नहीं है कि वह समझ नहीं रहे सारे दांव, वो बहुत अच्छा से समझते हैं सब, लेकिन अपनों की तरफ थोड़ा खींच करके आ जाते हैं, इससे इंकार नहीं कर सकते। अब कुछ लोग हैं कि ना चाहते हुए भी योगी आदित्यनाथ को देते हैं, क्योंकि गोरखनाथ पीठ का एक महंत भी है, लेकिन सीएम बन करके क्रैश तो अपना गिराया है योगी आदित्यनाथ ने। और दूसरी चीज, योगी आदित्यनाथ ने अपने ऊपर लगे हुए केस जितने थे सब वापस करा लिए हैं, जो एक सवालों के घेरे में है। जो कार्यकाल इनका जैसा रहा और जिस तरह से मुस्लिम वर्ग के ऊपर घरों पर बुलडोजर इन्होंने लगाया और निशान, वो कहते हैं ना, निशाना ले लेकर टारगेटेड तौर पर बहुत लोगों को एनकाउंटर कराया, तो दुश्मनी तो मोल नहीं है, इससे इंकार नहीं कर सकते। लेकिन अब
रास्ता पीछे नहीं देख सकते, आगे ही देखना है उनको। तो राजनीति को अब छोड़ नहीं सकते, राजनीति यही इन्हें अब करनी पड़ेगी, जो भाजपा के लिए महंगी पड़ जाएगी। दूसरा, नीतीश ने चल दिया चाल, बिहार में दिल्ली तक मच गया हलचल। अब नीतीश कुमार दिल्ली की धड़कन बढ़ाने लगे हैं, बड़ी तेजी से धड़कन बढ़ रही है। और धड़कन उत्तर प्रदेश से भी धड़कन बढ़ी हुई है, उधर महाराष्ट्र से भी धड़कन बढ़ी हुई है। इधर नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन जाने के बाद यह निर्धारित हो गया कि आरजेडी की कमान तेजस्वी यादव के पास ही रहेगी। अब चूंकि तेजस्वी यादव के ऊपर लैंड फॉर जॉब का मामला पीएमएलए कोर्ट में रेगुलर सुनवाई में है और भारतीय जनता पार्टी का प्रेशर रहा, तो तेजस्वी यादव यह तो समझ गए अब कि हम बच तो नहीं सकते, तो हमें सामना करना पड़ेगा। और जितना डरेंगे तो पार्टी भी, वजूद भी खत्म हो जाएगा। जब पार्टी का वजूद खत्म हो गया तो करेंगे क्या यह लोग? यह लोग नौकरी तो करेंगे नहीं कहीं जा करके, नेतागिरी ही करनी है, यही इनका बिजनेस है। तो अब तेजस्वी यादव अपने फिर जनाधार को पाने के लिए बिहार के अंदर एक यात्रा निकालने जा रहे हैं। अब तेजस्वी यादव राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद ही उन्होंने जो कहा, बड़ी ध्यान से सुनिएगा और अर्थ आपको खुद पता चल जाएगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि अब हम किसी से डरेंगे नहीं, चाहे हमको जेल में डालना है तो डाल दो। ध्यान दिए क्या कहा उन्होंने, अब हम किसी से डरेंगे नहीं, जेल में डालना है तो डाल दो, हम तैयार हैं। इसका मतलब है कि अभी तक डर रहे थे, यानी कि कांग्रेस को जो संदेह था 2020 में भी तेजस्वी यादव ने कड़ी मेहनत की थी, लेकिन थोड़ा और मेहनत कर दिया होता तो सत्ता सरकार बन गई होती, तो फिर आज नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहे होते। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरी थी आरजेडी, कांग्रेस 19 विधायक आए थे जीत करके, अच्छा खासा हुआ था, बस चंद विधायकों की कमी रह गई थी, लेकिन आखिरी क्षण में दबाव में आए थे। लेकिन दूसरी तरफ 25 में वोट मेरा अधिकार यात्रा जो निकला, राहुल गांधी के साथ पूरा महागठबंधन के लोग दल बल निकले थे, जो रिस्पॉन्स मिला, जनता पूरी तरह से बेकाबू थी महागठबंधन के साथ। लेकिन आखिरी क्षण में उस यात्रा को खत्म होने के बाद जब माहौल भारतीय जनता पार्टी ने देखा कि अब तो यह महागठबंधन के हाथ में जा रहा है और पैसा बांटने से भी कुछ नहीं हो पाएगा, तो शिकंजा इनके ऊपर लैंड फॉर जॉब का कसा। फिर तेजस्वी यादव सक्रिय नहीं निकले, यात्रा में जा रहे थे, रैलियां कर रहे थे, लेकिन वह जोश नहीं था उनका। और इसी बात का डर कांग्रेस को था, इसी बात का डर कांग्रेस को था, और वह बातें सच हुई। और इसी पर हम लोग चर्चा करते थे कि या फिर दबाव में आ जाएंगे और लुटिया डूब जाएगी। इन्होंने कांग्रेस के सीटों पर अपने वोट को ट्रांसफर तक नहीं करा पाए और खुद भी सही से नहीं लड़े। नतीजा, भारतीय जनता पार्टी का साम दंड भेदभाव चोरी डकैती सब सफल हो गया और सरकार बन गई। अब ऐसे में चलो देर भाई, सुबह का भूला शाम को वापस आया, समझ तो गए, लेकिन कब तक? फिर वक्त आएगा तो भाजपा उनको शिकंजे में कस देगी। इसके पहले भाजपा पर शिकंजा कस जाए, तो अब तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से समझौता करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस आरजेडी का साथ छोड़ रही है। बिहार में कांग्रेस अकेले अपना संगठन तैयार करेगी और मजबूत करेगी, अपने वर्चस्व को बढ़ाएगी। और चुनाव आएगा तो आरजेडी यूपीए के हिस्सा है चूंकि, तो उसे गठबंधन करना होगा, तो कांग्रेस के शर्तों पर, आरजेडी की शर्तों पर कांग्रेस या क्षेत्रीय दलों के शर्तों पर कहीं भी गठबंधन नहीं करेगी। अब ऐसे में तेजस्वी यादव के लिए मुश्किलें होंगी, लेकिन महागठबंधन की अगर सत्ता आ जाती है नीतीश कुमार के पलटी मारने से, जिसकी संभावनाएं 99% बताई जा रही है, उसके पहले नीतीश कुमार अपने जेडीयू पार्टी को क्लीन करना चाह रहे हैं।
कुछ स्लीपर सेलों को निकाल करके बाहर करना चाह रहे हैं और निशांत कुमार की एंट्री होगी। अब यह बात कही जा रही है, लेकिन निशांत कुमार के अगल बगल में एक ऐसा घेरा होगा जहां स्लीपर सेल और भारतीय जनता पार्टी उस घेरे को पार नहीं कर पाएंगे, यानी कि निशांत कुमार तक नहीं पहुंच पाएंगे। वह घेरा बनाने की जुगाड़ में नीतीश कुमार लगे हुए हैं। इस बात को लेकर के दिल्ली में हलचल हो गई कि नीतीश कुमार अब साथ छोड़ने वाले हैं और ललन सिंह और संजय झा की धड़कनें तेज हो गई हैं कि ललन सिंह संजय झा चाहते तो हैं निशांत कुमार, लेकिन निशांत कुमार के जरिए पार्टी पर कब्जा, नीतीश नहीं रहेंगे तो बाद में क्या कर लेंगे। लेकिन नीतीश कुमार निशांत कुमार को इतना मजबूत बनाना चाहते हैं, ऐसा घेरा देना चाहते हैं, सुरक्षा घेरा, कि इन लोगों की चल ही ना पाए, यह लोग वहां तक पहुंच ही ना पाए और अच्छे लोग, ईमानदार और विश्वसनीय लोग रहे जो न बिके और न हिले। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को डर लग रहा है। अब दूसरी तरफ कांग्रेस अब सबक सिखाएगी मोदी सरकार को। अब सबको समझ आ गया कि भाजपा किस तरह से सब पर कब्जा कर लेती है, तो अब हर किसी को नुकसान भारतीय जनता पार्टी से हो रहा है और सब भुक्तभोगी है, चाहे शरद पवार हो, एकनाथ शिंदे हो, अजीत पवार हो, चाहे उद्धव ठाकरे हो, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, नीतीश कुमार हो, लालू प्रसाद यादव हो, ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो, स्टालिन हो, सब को पता चल गया कि भाजपा कैसी है। अब जब पता चल गया तो कांग्रेस ने जब कहा कि 100 सीटें हमारी हैं, हम देने को तैयार हैं, 100 सांसद, बाकी की व्यवस्था आप लोग कीजिए, तो सब एक होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन नीतीश और नायडू को राहुल गांधी की गारंटी चाहिए कि हम आपके साथ खड़े रहेंगे। बगैर इस गारंटी के, राहुल गांधी से बात किए बगैर, या दोनों ही इंडिया गठबंधन की तरफ रुख नहीं करेंगे, यह क्लियर है। और इसके लिए अब चर्चाएं और बातचीत कही जा रही है कि चालू हो गई है, जो मोदी सरकार के लिए संकेत नहीं दे रहा है। और कहा जा रहा है कि अजीत पवार और एकनाथ शिंदे पूरी तरह से सहमति जता रहे हैं, इसीलिए महाराष्ट्र में महागठबंधन बनने जा रहा है, जो अब कल से बहुत कुछ तस्वीरें आनी शुरू हो जाएगी। तो इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर हाजिर होऊंगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।